हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त आपका मित्र आज फिर आपके साथ जुड़ चुका हूं जय एमपी एडीपीओ के इस माइनर एक्ट की सीरीज में। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि 18 अक्टूबर को डेट जो है वो बता दी गई है, पर वैकेंसी अभी भी आना बाकी है और वैकेंसी 300 प्लस होने वाली है। इस बात पर भी जुडिशरी गोल्ड ने आपको पहले भी एक बार बता रखा है। तो कहानी हम स्टार्ट करते हैं और एक नए एक्ट जो कि मैंने कल आपको आर्म्स एक्ट का थर्ड सेशन पेनल्टी और शास्ति के साथ आपको थर्ड लेक्चर एंड किया था और आर्म्स एक्ट हमने कल ही जो है कंप्लीट कर दिया। आज एक नए अधिनियम के साथ आएंगे जिसका नाम है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, जहां पर परवीक्षा अपराधी का परवीक्षा अधिनियम की बात यहां पर ये किया जाता है। क्या है ये अधिनियम? क्या है ये अधिनियम? क्या सर एक बात कि अगर कोई इंसान अपराधी हो जाता है, एक बार उसको कारावासित किया जाता है या एक बार उसने कोई अपराध कर दिया और उस पर वो अपराधी हो भी गया है या दोषित हो भी गया है, तो दोषसिद्धि के बाद जेल भेजना ही उपाय है या फिर कोई और परिवीक्षा भी उपाय होता है या कोई और उपाय भर्त्सना भी उपाय होता है, एडमोनिशन जिसको बोलते हैं। तो ये क्या बातें हैं कि एक बार किसी व्यक्ति को कन्विक्ट करने के बाद, एक बार किसी को अपराधी ठहराने के बाद किसी अपराध में या किसी अपराध के लिए, तो क्या एक ही ऑप्शन न्यायालय के पास बचता है कि प्रोबेशन पे छोड़ा जा सकता है या सिर्फ जेल में ही डाला जा सकता है, या कोई परिवीक्षा नाम का भी कोई शब्द है या कोई भर्त्सना नाम का भी कोई शब्द है, एडमोनिशन नाम का भी शब्द है। आइए समझते हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पहलू और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये आपके एमपीडीपी सिलेबस में आता है, माइनर एक्ट। समझते हैं, आइए देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, जब किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है तो क्या जेल जाना ही एकमात्र ऑप्शन है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कोई व्यक्ति जब कन्विक्शन उसका दोषित प्रूव हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, साबित हो जाता है, तो सामने क्या उसने पहली बार अपराध किया है? मान लो कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने चोरी कर दी, थेफ्ट कर दिया। अब थेफ्ट करने के बाद ही उसने उसका पहली बार अपराध था, अब उसने अपराध कर दिया, पहली बार था, उसका आचरण अच्छा था, भाई उसकी आयु भी कम थी और वो ऐसे अपराध नहीं करता रहता था। तो अगर किसी ने कोई अपराध कर दिया, अब अपराध करने के बाद उसका अगर बैकग्राउंड चेक किया जाए तो वो कोई आदतन अपराधी नहीं है, वो ठीक ठाक आदमी है। तो क्या हमारे इस न्यायिक प्रणाली में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, क्या उसको सुधार का मौका नहीं दिया जाना चाहिए? तो एक रिफॉर्मेटिव सिस्टम नहीं दिया जाना चाहिए? तो ये सुधार के ही मौके पे, इस रिफॉर्मेटिव सिस्टम पे ही हमारा ये अधिनियम जो है वो लाया गया है। ठीक है, समझना कि यहां पर कोई कन्विक्टेड व्यक्ति है, उसने अगर मान लो पहली बार अपराध किया है और अगर वो छोटा भी है या 21 साल से कम का भी है, तो समझना क्या उसको आप उसके बैकग्राउंड में भी पता चलता है कि भाई बैकग्राउंड से पता चलता है कि उसने पहली बार अपराध किया है, वो ऐसे अपराध करता नहीं था, उसने मजबूरी में अपराध किया, वट एवर द रीजन इज, अपराध तो अपराधी होता है खैर। बट तो क्या उसको जरूरी है आप जेल पे ही छोड़ो, आप परिवीक्षा या एडमोनिशन बर्सना पे नहीं छोड़ सकते? तो सर आप बार बार जेल तो हम समझ रहे हैं, पर बार बार आप एक शब्द यूज कर रहे हो एडमोनिशन मतलब परिवीक्षा, और आप एडमोनिशन मतलब भर्त्सना और प्रोबेशन मतलब परिवीक्षा, आप ये शब्द बार बार यूज कर रहे हो। आप ये तो बताइए कि है क्या शब्द और ये अधिनियम ये दोनों चीजों के बारे में बोलता क्या है? तो ध्यान से समझना, मैं आपको यहां पर एक बता दूं, तो एक स्टोरी से बताऊंगा, एक केस स्टोरी से बताऊंगा, क्योंकि ये लैंडमार्क से भी लैंडमार्क स्टोरी और केस है। तो जब भी मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं तो क्यों ना मैं आपको लैंडमार्क केस ही बता दूं उसके जरिए से। एक व्यक्ति है जिसका नाम है रतन लाल। ठीक है, अब ये रतन लाल जी जो है, यहां पर आप देख सकते हो, एक यंग लड़का था, यंग लड़का था। अब इसने एक माइनर ऑफेंस कर दिया। ठीक है, अब वो कोई सीरियस ऑफेंस उसने किया नहीं, एक माइनर अपराध कर दिया था, समझना। अब उसमें उसने कोई ना कोई वायलेंस यूज किया, ना कोई ऐसा गंभीर अपराध उसने कारित किया, बस उसने एक छोटा सा अपराध कर दिया, माइनर ऑफेंस कर दिया था। ठीक है, अब उसकी ये पहली मिस्टेक थी, उसने पहली बार ऐसा किया, उसके कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी नहीं थी, पहले वो कोई आदतन अपराधी भी नहीं था या उसने कोई ऐसा अपराध नहीं कर रखा था पहले, समझना। आगे समाज में उसको सुधारने की पूरी संभावना है, क्यों? क्योंकि अभी उसकी पूरी उम्र पड़ी हुई है, अभी तो उसकी उम्र बहुत कम है, अब कम उम्र में ही उसने एक अपराध कारित कर भी दिया है, तो पूरी उम्र भी तो पड़ी है। तो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्मेटिव सुधार की प्रणाली पे भी चलता है, तो उसी दिमाग में रखते हुए कोर्ट ने उसको कन्विक्ट तो किया, पर जेल भेजने की जगह उसको एडमोनिशन पर छोड़ दिया, भर्त्सना पर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भर्त्सना पर? सर ये क्या होता है भर्त्सना? सर एडमोनिशन और भर्त्सना को अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बोलूं तो इसका मतलब होता है डांट फटकार लगाना, रेप्रिमांड करना। न्यायालय जब आपको जेल भेजने की जगह डांट फटकार लगा दे, क्योंकि वो एक माइनर ऑफेंस था, क्योंकि आपने पहले कोई अपराध नहीं कर रखा है, क्योंकि आपका आचरण बहुत ठीक था, आपकी आयु भी कम थी, आपका शील आपका कैरेक्टर भी ठीक था, तो अगर ये सारी चीजें दिमाग में रखते हुए जाए और अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर भी दिया है तो वहां पर उसको शायद
कोई एडमोनिशन, भर्त्सना, डांट फटकार लगा के और परिवीक्षा पे भी छोड़ा जाता है। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, आइए यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर कोर्ट ने उसको जो है प्रैक्टिकली बात करते हुए बोला कि एक यंग जो है अपराधी है, उसको आप जो है ऐसे हार्डन क्रिमिनल सिस्टम में जेल नहीं भेज सकते एक छोटे से अपराध के लिए। उसके लिए आप एक एडमोनिशन, डांट फटकार लगा के आप उसको जो है वो छोड़ सकते हो। ठीक है, तो देखना, एक कन्विक्शन के पास, एक दोष सिद्धि के पास, मैं आपको बार बार रिपीट करते हुए बता रहा हूं कि जैसे कोई अपराधी कन्विक्ट हो जाता है, दोष सिद्ध हो जाता है, तो तीन ऑप्शन यहां पर उसके पास अवेलेबल होते हैं। पहला परिवीक्षा पे, प्रोबेशन पे, दूसरा भर्त्सना पर, एडमोनिशन पे, या फिर उसको कारावासित कर दिया जाता है। ये तीन ऑप्शन ही यहां पर कोर्ट के पास होते हैं, समझना। अब यहां पर अगर मैं बात करूं आपको कि प्रोबेशन होता क्या है, भर्त्सना होता क्या है, तो पहले मैं आपको प्रोबेशन और भर्त्सना समझा देता हूं, फिर इस एक्ट की पूरी कहानी अपन समझते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो समझना, व्हाट इज प्रोबेशन, प्रोबेशन होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं यहां पर। जहां पर परिवीक्षा क्या होती है, मींस गिविंग अ पर्सन अ चांस टू रिफॉर्म इंस्टेड ऑफ सेंडिंग हिम टू जेल। उसको जेल में, उसको कारावास में भेजने की जगह उसको सुधार करने के लिए एक चांस दिया जाए, ये होता है हमारा परिवीक्षा। परिवीक्षा और भी डिटेल में है कि कब परिवीक्षा लागू होती है, किन लोगों पे ये लागू होती है, ये बहुत डिटेल में भी है। एक बात मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए सिंपल शब्दों में बता दूं, जैसे न्यायालय कभी किसी को बोलती है कि मुझे आपको जेल नहीं भेजना, आपको प्रिजन पर नहीं भेजना, आप सोसाइटी में वापस जाइए, आप आपके समाज में वापस जाइए और समाज में वापस जाके आप कोई क्राइम नहीं करेंगे, और अगर आपने वापस से कोई क्राइम किया तो आपको जो है दंडित किया जा सकता है, आपको पनिशमेंट दी जा सकती है। तो जब भी किसी कन्विक्ट व्यक्ति को, दोषित व्यक्ति को, फॉर एन एग्जाम्पल वो कोई व्यक्ति है, अब उसने क्या कर लिया, कोई, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, उसने चोरी कर ली, थेफ्ट कर लिया। अब थेफ्ट करने के बाद ही उसको कोर्ट ने वो चोरी के लिए, वो अपराध के लिए, वो थेफ्ट के लिए उसको कन्विक्ट कर दिया, दोष सिद्ध कर दिया। अब जैसे पता चला कि उसने पहली बार चोरी करी, चोरी भी कोई ज्यादा बड़ी चीज की नहीं करी थी, ऐसा मान लो आप, वो व्यक्ति का आचरण, उसका जो कंडक्ट है वो भी ठीक है सर, उसके एंटीसीडेंट्स भी ठीक है सर, उसने जो पहले कोई भी अपराध या अपराध के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। अगर न्यायालय को, और जो न्यायालय है, जो जज साहब हैं, उनको अगर ये पता चलता है कि इस केस में ये व्यक्ति, शायद इसको सुधारा जा सकता है, ये कोई आदतन अपराधी नहीं है, उसने कोई ऐसा अपराध नहीं कर रखा है, तो समझना आप, तो ऐसे मामले में उसको प्रोबेशन पे, उसको जेल भेजने की जगह उसको सुधार के लिए एक मौका दे दिया जाता है, उसको परिवीक्षा पे छोड़ दिया जाता है। तो ये होती है हमारे यहां पर परिवीक्षा, कि परिवीक्षा की परिभाषा क्या है, ठीक है, परिभाषा क्या है, समझना। अब मैं आपको बता दूं यहां पर एडमोनिशन क्या होता है। एडमोनिशन मतलब क्या, भर्त्सना पर छोड़ना। भर्त्सना मतलब रेप्रिमांड, रेप्रिमांड बोले तो सर डांट फटकार लगा के छोड़ देना। ठीक है, समझना मेरी बात को। लिखा हुआ है एडमोनिशन मींस वार्निंग अ पर्सन इन कोर्ट एंड देन रिलीजिंग हिम विदाउट एनी पनिशमेंट। उसको बिना कोई दंडित करते हुए, बिना कोई दंड दिए हुए, उसको अगर आप सिर्फ रेप्रिमांड करके, उसको सिर्फ वार्निंग देके कि आइंदा अगर कोई आपने ऐसे कोई अपराध करने की कोशिश करी, आप यहां पर तो दोष सिद्धि पाए गए हो, बट अगर आपने आगे जाके कोई ऐसे अपराध किया तो समझना कि आप को हम दंडित कर देंगे और कारावास में भेज देंगे, फिर आपको यहां पर कोई ऐसे रिलीफ या कोई ऐसा अनुतोष नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो डांट फटकार लगा के भेज देना किसी व्यक्ति को, तो ये भी हमारा एक ऑप्शन अवेलेबल होता है कोर्ट के सामने। यहां पर आप देख सकते हो, कोर्ट ये बोल रही है, यू डिड रॉन्ग, डोंट डोंट रिपीट इट, बी केयरफुल। आपने गलत तो किया है, इसको आप वापस से मत दोहराइएगा, और वापस से मत दोहराइएगा, और इसमें आप सावधानी बिल्कुल बरतिएगा। तो ये चीज क्या हो गई हमारी एडमोनिशन। परिवीक्षा अलग होता है, यहाँ डांट फटकार लगा के, एडमोनिशन भर्त्सना पे डांट फटकार लगाई जाती है, और परिवीक्षा पे किसी इंसान को उसके सुधार के लिए भेजा जाता है। ये दो अलग अलग बातें हमारे यहाँ पर आ जाती हैं, समझना। अब नेक्स्ट यहाँ पर अपन समझते हैं कि जैसे कि मैंने आपको प्रोबेशन, एडमोनिशन, मैं परिवीक्षा और भर्त्सना दोनों समझाते हुए चल रहा हूं। अब एक इंपॉर्टेंट बात अपन यहां पर समझ लेते हैं कि सर ये अधिनियम, ये प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, ये परिवीक्षा अपराधी अधिनियम जो है वो आया कब है और इसकी हिस्ट्री क्या होती है। तो मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, आपके एमपी एडीपीयू के सिलेबस में तो ये हिस्ट्री ज्यादा काम की आएगी नहीं, बट आपको सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है जो यहां पर अपन देख सकते हैं। यहां पर अपन देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर, ये है 1907। सर ये क्या बात है, सर ये बात है कि जब भी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट आया था, जब परिवीक्षा अधिनियम आया था, उससे आने से के पहले कोई एक और अधिनियम आया था क्या? ये अधिनियम तो आ गया सर, ठीक है, 1958 में। 1958 से पहले भी कोई अधिनियम आ रखा है? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपसे प्री से तो नहीं पूछेंगे, बट मैंने आपको बोला कि एडीपीओ हमें बनना नहीं है, हमें अच्छा एडीपीओ बनना है। तो समझना कि आपसे इंटरव्यू पैनल में अगर ये पूछ लिया जाए कि आपका फेवरेट अधिनियम कौन सा है, उन्होंने बोला सर परिवीक्षा अधिनियम, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट। अच्छा ठीक बात है, तो इससे पहले भी कोई एक्ट आया है क्या परिवीक्षा इंडिया में, कि नहीं आया है, कि ये पहला ही एक्ट था?
तो ऐसे क्वेश्चन में आपको इंटरव्यू में फंसाया जा सकता है। तो समझना, इसमें आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी और ये मार्क आपको एक छोटा सा करना पड़ेगा एक इंटरव्यू के कंटेक्स्ट में। समझना कि इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश प्रोबेशन सिस्टम के हिसाब से 1907 का परीक्षा अधिनियम आया था इंग्लैंड में, उसको हमने 1958 में कॉपी किया। समझना मेरी बात। तो फर्स्ट लेजिस्लेशन आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए क्यों आया था ये 1907 का, मैं आपको बता दूं क्या हो रहा था कि 1907 के समय में हो बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या रही थी कि बहुत सारे जो यंग लोग थे, जो भी युवा थे, वो युवा अपराध बहुत कर रहे थे। अब उन युवाओं को अपराध दंडित किसके लिए किया जाता था? आईपीसी और सीआरपीसी के तहत। अब दंडित करके सीधा सीधा 14-14 साल की जेल, 10-10 साल की जेल, 3-3 साल की जेल वो काटते थे। अब उनकी पूरी उम्र ही इस चीज में चली जाती थी कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का क्या करें साहब। ठीक है, अब ये न्याय प्रणाली को बदलने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए, सुधार करने के लिए यहां पर हमारा एक प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट आया। और यहां पर इन युवाओं को 1907 में इस अधिनियम से यह बेनिफिट मिला कि आपको, अगर आपने कोई अपराध कर भी दिया है, कोई युवा की बात की जा रही है, तो अगर आपने कोई अपराध कर भी दिया, अब अपराध करने के बाद आपको जेल भेजने की जगह आपको परिवीक्षा, आपको सुधार के लिए भेजा जाएगा, समाज में भेजा जाएगा, बॉस्टन इंस्टीट्यूशंस में भेजा जाएगा या कहीं और भेजा जाएगा। या फिर एडमोनिशन भर्सना, आपको जो कोर्ट डांट फटकार लगा देती है एडमोनिशन पे, जो छोड़ती है, भर्सना पे छोड़ती है, रेप्रिमांड करके छोड़ती है, तो यहाँ पर आपको वहां पर छोड़ दिया जाता है। तो यहां पर भाई 1907 में पहला कानून आया। फिर हमारी एक जेल कमेटी बनी। क्या बनी? एक जेल कमेटी। ठीक है, इन जेल कमेटी एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में साफ साफ इन्होंने बोला कि भाई जो युवा लोग हैं उनके साथ बहुत ही गलत हो रहा है, उनको फोकट ही जेल भोगनी पड़ रही है। इस कारण से युवाओं को ध्यान में रखते हुए, या फिर कोई ऐसा इंसान होता है जिसने पहली बार अपराध किया है, उसके बैक में कोई अपराध उसने नहीं किया है, बैकग्राउंड उसका बिल्कुल क्लियर है, उसने पहले कोई भी आदतन अपराधी नहीं है, उसकी एज भी ठीक है ना, उसका आचरण भी ठीक है, वो सुधार करने के योग्य है, या वो न्यायालय को बार बार बोल ही रहा है कि साहब मेरी पहली गलती थी, आप मुझे माफ कर दो, आप मुझे जेल मत भेजो। तो ऐसी सिचुएशन में इस जेल कमेटी ने ऐसी 1907 के बाद एक रिपोर्ट बनाई 1913 में, और 13 में रिपोर्ट बनाने के बाद हमारी इंडिया में लेजिस्लेशन को सजेशन दिया, और फाइनली फिर हमारा 1958 में एक अधिनियम आया, और ये अधिनियम अधिनियमित हुआ कहां पर? पार्लियामेंट में। 1958 का परीक्षा अधिनियम। क्या है ये अधिनियम? अभी तो मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी, थोड़ी स्कीम पढ़ लेते हैं क्योंकि उससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनते ही बनते हैं, समझना। नेक्स्ट अब ये है हमारी स्कीम। स्कीम क्या सर, क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, 10 बार रिपीट कर चुका हूं, जितने भी मेरे वाईटी पे 5 एक्ट्स मैंने आपको पढ़ा दिए। रोज 9 बजे आता हूं आपके साथ, तो मैंने आपको बार बार बताया कि जितने भी माइनर एक्ट्स होते हैं, जितने भी माइनर अधिनियम होते हैं, इनके ये क्वेश्चन वन लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये प्री से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। जब कोई माइनर से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा होता है, तो जो फ्रेम करता है क्वेश्चन, वो यहां से क्वेश्चन बना के दे देता है। तो यहां से अपन को क्या क्या बातें नोट करनी है, ध्यान से समझना। सर ये अधिनियम क्रमांक कौन सा है? सर ये अधिनियम क्रमांक 20 है, 1958 का। कौन सा है सर ये? अधिनियम क्रमांक 20। सर ये भी याद रखना पड़ेगा? बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि अधिनियम क्रमांक 20 1958 ये है क्या सर? 20 है, 45 है, 46 है, ये है, वो है। अभी मैंने आपको आर्म्स एक्ट पढ़ाया कल लास्ट लेक्चर में, तो अभी यहां पर आप देखो ये है क्या। तो आप समझ रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि जब ये 1958 हो रहा होगा, उस 1958 में जो साल गुजरा है, उसमें 20वें नंबर का जो अधिनियम था वो हमारा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट था। तो इसका मतलब यह है कि अधिनियम क्रमांक 20वें नंबर का है 1958 का ये अधिनियम। पहली बात। दूसरी बात समझना, अधिनियमित कब हुआ, इनैक्टेड कब हुआ? 16 मई 1958। प्री का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना। सर इन्फोर्स कब हुआ? सर 1 सितंबर 1958 में ये इन्फोर्स हुआ। ठीक बात है सर, कोई बात नहीं। सर होल ऑफ इंडिया पे लागू होता है, जम्मू कश्मीर का कोई मतलब है नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 31 अक्टूबर 2019 और इसकी इनैक्टेड डेट है 9 अगस्त 2019 में। एक जम्मू कश्मीर अब इंडिया का पार्ट बन चुका है। तो जितने भी अधिनियम हैं वो सारे के सारे ये अब एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर नहीं मानते हैं, हम जम्मू कश्मीर को भी इंडिया का पार्ट मानते हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर हटा के जितने भी अधिनियम है वो सारे के सारे इंडिया पे और जम्मू कश्मीर पे भी लागू होंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, इस एक्ट की, इस अधिनियम की प्रकृति क्या है? भले ये लिखा इंग्लिश में, पर अब से मैं बाइलिंगुअल बात करने वाला हूं। नेचर क्या है सर? प्रकृति क्या है सर? प्रकृति, इस अधिनियम की प्रकृति क्या है समझना, रिफॉर्मेटिव। आपको मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं कि कोई किसी व्यक्ति ने एक बार अपराध कर दिया तो उसको सुधार का मौका तो दिया जाए, वो सुधार ही तो हमारा रिफॉर्मेटिव है। और वैसे भी हमारे इंडिया के जितने एक्ट है, जितना अधिनियम है,
उसमें रादर देन किसी को दंडित किया जाए, पनिश किया जाए, रादर देन उसको सुधार, उसको रिफॉर्मेटिव प्रणाली, क्रिमिनल जस्टिस जो सिस्टम है हमारा, उसमें रिफॉर्मेटिव प्रणाली पे हमारा फोकस ज्यादा होता है। रिफॉर्मेटिव मतलब सुधार की प्रणाली पे। तो रादर देन किसी को दंडित किया जाए, हम रिफॉर्मेशन थोड़ा ज्यादा सोचते हैं। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारे इंडिया में चलता है। नेक्स्ट, बेनिफिशियल लेजिस्लेशन क्यों है ये समझना। किसी को जेल भेजने की जगह किसी को अगर बेनिफिट इस बात का मिला जाए कि भैया जेल भेजने की जगह उसने पहली बार अपराध किया है, उसने उसके बैकग्राउंड में भी उसने कोई अपराध नहीं किया हुआ है, तो उसको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाए, तो यहां उसको एक बेनिफिट मिल रहा है। ये बात अपन ने यहां पर समझ ली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट करते हुए चलना, नहीं तो आपको मैं पीपीटी तो अवेलेबल करा ही दूंगा। ठीक है, चलो सर अधिनियम चालू करने से पहले मैं पहले ही आपको सबसे लास्ट सेक्शन में लेके जा रहा हूं 18 और 19। क्यों? क्योंकि अधिनियम को सीरीज से कभी नहीं पढ़ा जाता। मैं आपको ये पहले भी यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूं और बताया मैंने। अधिनियम को पढ़ा जाता है तो उसको बीच बीच से तोड़ के समझ के सबसे पहली बात समझेंगे अपन कि ये अधिनियम किस पर लागू होता है, किस पर नहीं लागू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां से प्री का क्वेश्चन आपका बिल्कुल बन सकता है, तो मैं आपको पहले यहां पर बता दूं। सर अभी मैं चिल्ला चिल्ला के आपको यहां पर बता चुका हूं कि ये पूरे भारत पर लागू होता है। ठीक बात है, ये तो आप समझ गए। ठीक है, जम्मू कश्मीर का कोई फंडा नहीं है। ठीक बात है। नंबर वन, सर ये नॉन एप्लीकेबिलिटी बता दो, ये किस पर लागू नहीं होता है। ये आ गया हमारा नंबर सेक्शन 18 और ये हो गया सेक्शन 19। 19 तक की हमारे इस एक्ट में पूरे सेक्शन है टोटल। 19 18 मैंने आपको आखिरी में क्यों बता दिया, क्योंकि यह अधिनियम अभी मैंने चालू नहीं किया है। अधिनियम समझना मेरी बात को, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, बट आप समझना कि सेक्शन 18 और सेक्शन 19 मैंने आपको यही क्यों बता दिया, क्योंकि ये हमारा जो परिवीक्षा अधिनियम है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है, ये कहां कहां लागू नहीं होता समझना। सर सुधार गृहों में, सर भ्रष्टाचार के मामले में, सर किशोर बॉस्टल संस्थानों में और संबंधित विशेष विधि में, सर रिफॉर्मेटरी स्कूल्स पे, सर करप्शन केसेस पे और जुवेनाइल और बॉस्टल इंस्टीट्यूशंस पे ये लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि करप्शन, क्योंकि भ्रष्टाचार जैसे मामलों में अगर आप किसी को जेल की जगह पे सुधार करने भेज दोगे, रिफॉर्मेशन करने भेज दोगे, तो प्रणाली कैसे सुधरेगी? वो भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति सुधरेगा कैसे? इसलिए ये अधिनियम तीन चीजों पे लागू नहीं होता। सेक्शन 18 की बात कर रहा हूं, याद रखना सेक्शन 18 और 19 पे एप्लीकेबल नहीं होता। 18 में क्या नहीं होता सर? ये रिफॉर्मेटरी स्कूल, सुधार गृहों पे, सर करप्शन के केसेस में, भ्रष्टाचार के मामले में, सर जुवेनाइल और बॉस्टल इंस्टीट्यूशंस पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यार आपने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ा है, आपने पॉक्सो एक्ट पढ़ा है, यहां पर रिफॉर्मेशन के लिए जेल भेजने की जगह इनको एक बॉस्टल इंस्टीट्यूशन में, सुधार गृहों में भेज दिया जाता है। अब वहां पर प्रोबेशन लगा के करोगे क्या? क्योंकि ऑलरेडी जे बोल रहा है कि आप वहां सुधार गृह में उनको भेज दो, तो प्रोबेशन का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा ना। इसलिए यहां पर इनको, यहां पर ये बॉस्टल इंस्टीट्यूशन एक एक रिफॉर्मेटरी दूसरा, ये दूसरा और ये तीसरा, यहां पर ये है, ये अधिनियम लागू नहीं होता। पहली बात। दूसरा, सेक्शन 19 यहां पर भी लागू नहीं होता। 18 और 19 दोनों ही जो है कि कहां कहां ये नहीं लगता अधिनियम, उसकी बात करते हैं। 19 में समझते हैं अपन, लिखा हुआ है 562 ऑफ सीआरपीसी। अब ये सीआरपीसी साहब 1968 मतलब इससे पहले के भी पहले है। इससे पहले आया था 1973 का सीआरपीसी, 1973 से पहले आया था और एक और वाला सीआरपीसी। तो तब की आज भी बैरक में डेट लिखी हुई है, तो मुझे यहां पर लिखना पड़ा क्योंकि बैरक में सेम लिखा हुआ है। समझना, 562 ऑफ दैट सीआरपीसी जो 1973 से भी पहले आया था। तो अब तो साहब 1973 भी हट गया। अब तो साहब 1973 के बाद हमारा बीएनएसएस 2023 आ गया। तो समझना कि यहां पर आपको याद करना हो तो आप ये याद कर सकते हो कि 562 रेड विथ सह पठित धारा 401 ऑफ बीएनएसएस, क्योंकि अब ये बात जो यहां पर की गई है वो बीएनएसएस में 401 में की गई है। और 401 क्या बोलता है? किसी को प्रोबेशन पे छोड़ना। 401 का सेक्शन सबसेक्शन 1 उपधारा 1 से लेकर 3 तक आप जब पढ़ोगे, 1 से लेकर 5 तक, आई गेस 4 तक 5 तक, वहां पर आप परिवीक्षा प्रोबेशन के बारे में पढ़ते हो। और 5 से लेकर जो 8 आखिरी तक जो सब क्लॉजेस है वो आप वहां पर पढ़ोगे एडमोनिशन, भर्त्सना, डांट फटकार लगाने के माध्यम में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि कहां का लागू ना, इस पर भी लागू क्यों नहीं होता। मैं आपको इसका रीजन दे दूं कि जब सीआरपीसी वहां लागू हो रही है तो प्रोबेशन का मतलब नहीं है। तो जब कोई जज सीआरपीसी के 401 में किसी को छोड़ देता है, जेल की जगह पे छोड़ देता है, मतलब परिवीक्षा पे छोड़ देता है, तो फिर इस अधिनियम का लगना तो वाजिब सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो या तो ये लगा दो या फिर सेक्शन, यहां पे जो सेक्शन है सेक्शन वो लगा दो प्रोबेशन का, या फिर सेक्शन सीआरपीसी का लगा दो, बात एक ही है। वहां पे चले गए तो यहां लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहां पे नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात यहां पर अपन ने की। चलो सर अभी अपन ने बात कर ली कि ये एक्ट बोलता क्या है। अब थोड़ी सी बात हमें ये भी बता दो कि सर आगे और क्या कहानी है। मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि एडमोनिशन प्रोबेशन क्या होता है। ठीक है, अब ये हमारा आ गया बीएनएसएस और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में। ठीक, 401 मैंने आपको बीएनएसएस का बताया और प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे आप किसी को छोड़ सकते हो। चलो अब मैं यहां पर आपको समझाने वाला हूं सेक्शन 401। सर इस अधिनियम से पहले 401 को आपको समझना पड़ेगा।
401 ऑफ बीएनएसएस किस इंपॉर्टेंट और किस इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताता है, थोड़ा सा समझना। क्यों? क्योंकि सर ये प्रोबेशन की आधी से ज्यादा बातें समझना। अगर आप 401 ही बीएनएसएस का पढ़ रहे हो तो ये समझना कि प्रोबेशन में जो अपन मेन सेक्शन पढ़ने वाले हैं वहीं अपनी आधी कहानी जो है कंप्लीट हो जाएगी, समझना। 401 सबसे पहले बात करता है बीएनएसएस का किस बारे में, रिलीज ऑन पर प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, किसी भी अच्छे आचरण में, किसी भी सद्भाव पूर्वक आचरण में किसी व्यक्ति को रिलीज कर देना, छोड़ दिया जाना। पहली बात, क्यों छोड़ दिया जाना? मैंने आपको बोला जेल की जगह पे किसी को ऐसे भी गुड कंडक्ट पे छोड़ा जाता है। कौन पात्र व्यक्ति है, एलिजिबल व्यक्ति कौन है? क्या सर हर किसी को प्रोबेशन परीक्षा पे छोड़ा जा सकता है? नहीं। सर हर किसी को एडमोनिशन पे छोड़ा जा सकता है? नहीं। तो परीक्षा पे किन किन लोगों को छोड़ा जा सकता है, पहले यहां पर अपन एक क्राइटेरिया देख लेते हैं, समझना। एलिजिबल पर्सन कौन है? पर्सन अबव 21 साल। अब मैं उन व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा हूं जो 21 साल से ऊपर के हैं। पहली बात, सर 21 साल से आयु के ऊपर के हैं, ठीक है, उन्होंने ऐसा अपराध किया है जो सिर्फ जुर्माना, सिर्फ फाइन से पनिशेबल है। सर दो कैटेगरी है, 21 साल से ऊपर का व्यक्ति, 21 साल से कम का व्यक्ति। 21 साल से ऊपर का व्यक्ति है, उसने सिर्फ फाइन, उसने सिर्फ जुर्माने से ही अपने आप को दंडित किया जा रहा है, या सिर्फ जुर्माने से ही उसने अपना कोई अपराध ऐसा किया है जो सिर्फ जुर्माने से ही पनिशमेंट उसमें वहां दी गई है। नेक्स्ट, या फिर इम्प्रिजनमेंट, या फिर उसने ऐसा कोई अपराध किया है जिसका कारावास जो है वो 7 साल तक है। ठीक, ये दोनों सिचुएशन यहां पर समझ ली। अभी समझना, अब मैं बात कर रहा हूं 21 साल से कम की और वुमेन की। मैंने अभी बात करी 21 साल से जो भी हमारे ऊपर आते हैं, क्या सर केवल जुर्माने से पनिशमेंट या फिर 7 साल? ठीक है, मैं रटवाते हुए भी चल रहा हूं तो आपको यहां पर इजी रहेगा। अब यहां पर 7 साल से कम के उसने अपराध किया है। अब 21 साल से कम का व्यक्ति है या फिर वो महिला है, तो समझना ऑफेंस बस उसने ऐसा ना किया हो जो मृत्यु दंड से, मतलब हमारी डेथ पेनल्टी दे रहा हो, या फिर इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास। मतलब सर परीक्षा किनको मिल सकता है? 21 साल से कम का कोई व्यक्ति है जो युवा व्यक्ति है, उसने बस ऐसा अपराध ना किया हो जो मृत्यु दंड, डेथ पनिशमेंट हो और जो आजीवन कारावास की बात करता हो। अगर उसने ये नहीं किया है तो कोई बात नहीं साहब, आपको बिल्कुल परीक्षा पे छोड़ा जा सकता है। पहले अपन ने समझ लिया एलिजिबल पर्सन कौन होता है, 21 साल से ऊपर का, 21 साल से कम में हमने समझ लिया। ठीक, अब समझना शर्तें क्या है, कंडीशंस क्या क्या है। सर इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, इसकी शर्तें क्या है, समझना कि क्या क्या आपके पास ये कंडीशंस होनी चाहिए, तभी आपको परीक्षा पे छोड़ा जाएगा, नहीं तो सीधा जेल हो जाएगी भाई साहब। ध्यान से समझना मेरी बात को। सर क्या शर्तें हो सकती है कि जो भी व्यक्ति को परीक्षा पे प्रोबेशन पे छोड़ा जा रहा है, समझना पहला व्यक्ति वो कि उसने कोई भी पूर्व में कोई भी दोष सिद्ध ना किया हो, कोई भी प्रीवियस कन्विक्शन ना किया हो। पहली बात, पूर्व में दोष सिद्ध मतलब पूर्व में दोष सिद्ध क्या सर, समझना कि आपको पुलिस वाले बता देते हैं, जज साहब को पुलिस वाले बता देते हैं कि साहब ये तो आदतन अपराधी है, इसने पहले भी कहीं पर भी दोष सिद्धि की है। तो पहला उसका कोई भी प्रीवियस कन्विक्शन ना हो, पहली बात। दूसरा, कंसिडर, कोर्ट कुछ बातों को भी कंसिडर करेगा। वो क्या क्या बातें विचारण क्या करेगा, समझना। कोर्ट विचारणीय करेगा आयु पर कि उस व्यक्ति की एज क्या है, क्योंकि देखा अपन ने एलिजिबल व्यक्ति में 21 साल, 21 कम कम, ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है कोर्ट को। दूसरी बात, कैरेक्टर, चरित्र, इसका शब्द हुआ शील, इसको बोलते हैं शील। कैरेक्टर किसी व्यक्ति का देखा जाता है जब भी उसको बरसना नहीं, परीक्षा पे छोड़ा जाए तो। एंटीसीडेंट, पूर्ववर्त, क्या उसका आचरण है, क्या उसके एंटीसीडेंट्स है, ये देखे जाते हैं। क्योंकि जब देखा जाए, आप एक शब्द समझना, हमारे सीआरपीसी में भी जो 1973 का सीआरपीसी है उसमें एक सेक्शन है 280, 281, और हमारा सीपीसी में भी एक सेक्शन है जहां पर अपन ऑर्डर 18 रूल 12, उसमें क्या होता है कि कभी भी कोई न्यायालय किसी का डिमेनायर, सहज दृश्य, किसी का चेहरा देख के भी समझती है और उस चेहरे को भी नोट करती है कि ये डर रहा है या कुछ बोल रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है। तो यहां पर एंटीसीडेंट्स का जो मेन जो मकसद होता है, वो कोर्ट ये नोटिस करता है कि आप आगे चल के अपराध तो नहीं करने वाले। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है वो कटघरे में खड़ा, वो बोल रहा है ठीक है साहब आप मुझे जेल मत भेजो साहब, मैं सुधरना चाहता हूं, मुझे एक सुधार का मौका दे दो। तो इसके आचरण से ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सुधरना चाहता है। बट अगर कोई ये बोले हाँ ठीक है आप तो मुझे जेल करना है, जेल करना, प्रोबेशन पे छोड़ना है, प्रोबेशन छोड़ दो, और एक आचरण अपना चेंज कर दे, और कोर्ट को ऐसा लग जाए कि कल को ये कोई बड़ा अपराध कर सकता है, तो यहां पर बॉस ये एंटीसीडेंट्स बहुत काम आते हैं, तो यहां पर आपको नहीं छोड़ा जाएगा और आपका ऐसा आचरण रहेगा। ठीक, नेक्स्ट, सर्कमस्टांसेस ऑफ द ऑफेंसेस, अपराध की परिस्थिति। परिस्थिति क्या सर, पहली बात, अगर आपने वुमेन से रिलेटेड ऑफेंस कर दिया, आप रेप कर दिए, अब प्रोबेशन मांगोगे क्या? कोर्ट क्या देखेगी यार, प्रकृति तो देखो, आप रेप किया है, आपने सीरियस ऑफेंस किया है, आप कोई दूसरे ऑफेंस में चले गए, आप कोई ऐसा ऑफेंस कर रहे हो जो सीरियस नेचर का है, ऐसा अपराध अगर आप करोगे तो आपको बिल्कुल परीक्षा नहीं मिलेगी। तो कुल मिला के ये कोर्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है कि कोई पूर्व में दोष सिद्धि तो नहीं है, प्रीवियस कन्विक्शन में तो नहीं है। सर एज, आयु, कैरेक्टर, चरित्र, एंटीसीडेंट, पूर्ववर्त या सर्कमस्टांसेस ऑफ द ऑफेंस जो है वो यहाँ पर देखे जाते हैं। सर फिर आदेश कर दिया जाता है, और जब आपको, चूंकि जेल तो नहीं भेज रहे हैं,
प्रोबेशन पे छोड़ रहे हैं मतलब आपको समाज में वापस भेज रहे हैं, सुधार के लिए भेज रहे हैं, तो आपको बंद पत्र पे छोड़ा जाता है। आपको एक मुचलका, एक बॉन्ड भरना पड़ेगा, और उस बॉन्ड के कुछ पैसे होते हैं, वो बॉन्ड कोर्ट में आप भरो और आपको फिर छोड़ दिया जाता है। तो रिलीज किया जाता है तो बॉन्ड पे किया जाता है, विद और विदाउट श्योरिटी। श्योरिटी साथ में हो या ना हो, मतलब आपके साथ कि हाँ कोई आपकी श्योरिटी ले रहा है कि भाई ये मैं इसकी श्योरिटी ले रहा हूं, ये कहीं भागेगा नहीं, ये कुछ करेगा नहीं, तो वो उसके साथ हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। पीरियड। जब भी किसी के प्रोबेशन पे छोड़ा जा रहा है तो ऐसा कुछ छोड़ा जा रहा है, यहां पर एक बॉन्ड भरवाया जाता है। तो जो बॉन्ड की बात की जा रही है, मैं प्रोबेशन की बात नहीं कर रहा हूं। तो प्रोबेशन के लिए अगर आप बॉन्ड बंद पत्र भरवा रहे हो तो 3 साल से ऊपर का नहीं होता है। तो सीआरपीसी में भी अपन जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी 3 साल के बॉन्ड भरवाए जाते हैं किसी के गुड बिहेवियर के लिए। उस कंटेक्स में यहां पर ये बात की गई है। कंडीशन क्या है? पीस एंड गुड बिहेवियर। जब आपका खुद अच्छा आचरण होगा या आप पीस शांति बनाए रखेंगे, कोई अपराध नहीं करेंगे, तो 3 साल का आपको एक बंद पत्र भरवाने के लिए यहां पर बोल दिया जाता है। एग्जाम्पल देख सकते हो, एक 22 साल का लड़का है, फर्स्ट ऑफेंडर है और उसने अपराध किया है 323 बीएनएस का। ठीक, तो यहां पर आप समझना, फिर उसको ऐसा पहली बार उसने अपराध किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर कोर्ट उसको क्या छोड़ सकती है, प्रोबेशन पे छोड़ सकती है। ठीक बात है, चलो समझना। अब यहां पर प्रोवाइजो है, जो मैं 401 की बात करूं अगर बीएनएसएस की, तो उसी में लिखा हुआ है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन कौन इंपावर्ड है, कौन कौन कर सकता है। तो कुल मिला के अगर अब मैं बोलूं कि क्या कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, सेकंड श्रेणी का जो व्यक्ति होता है, क्या वो भी परिवीक्षा पे छोड़ा जा सकता है? क्योंकि वहां पर एम्पावरमेंट नहीं दी, उनको सशक्त नहीं किया है सीआरपीसी में, बीएनएसएस में। तो समझना कि वो लोग भी तब कर सकते हैं, वो लोग भी तब कर सकते हैं जब वो अपनी रिपोर्टिंग, ऐसा किसी को अगर छोड़ भी रहा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, तो अपनी जो रिपोर्ट है एक बना के उनको फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी को भेजना है कि मैं इस व्यक्ति को परिवीक्षा पे छोड़ रहा हूं। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी ऐसा कर सकता है, समझना। ठीक, चलो अब ये तो हमने यहां पर इंपॉर्टेंट बात समझ ली। फिर मैंने बताया आपको एडमोनिशन क्या होता है। तो एडमोनिशन भी आप यहां पर समझ लो। तो अंदर मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि जो मैं आपके लिए सेकंड लेक्चर आऊंगा जहां पर वो बैरक के लिए, ठीक है, तो वो आपको वहां पर दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। एडमोनिशन समझना, एडमोनिशन क्या होता है कि जहां पर ऑफेंसेस लागू करने के अपराध क्या होते हैं, थेफ्ट। समझना कि डांट फटकार लगा के छोड़ देना भी वो हर अपराध के लिए नहीं होता है, वो कुछ ही अपराध के लिए। जैसे कि अगर आपने चोरी कर दी, अगर आपने किसी बिल्डिंग में चोरी करने की कोशिश करी, टेंट वेसल इसमें चोरी करने की कोशिश करी, आपने कोई चीटिंग करने की कोशिश करी, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन करने की कोशिश करी, बीएनएस में कोई भी ऐसा अपराध किया है आपने जो 2 साल से कम का हो, तो भी आपको बरसना पे छोड़ा जा सकता है। या केवल आपने फाइन किया हो तो भी आपको बरसना पे छोड़ा जा सकता है। ग्राउंड आप देख सकते हो, वही सेम ग्राउंड है। पहला अपराधी है सर उसने ट्रिपल नेचर मतलब छोटे छोटे अपराध किए हैं सर, एक्सक्यूनेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है, उसने कर दिया। जैसे स्कूल का कोई बच्चा है, उसने अगर 100 रुपए का कोई आइटम चुरा लिया या किसी के बैग चुरा लिया, तो क्या करोगे? उसका आप दंड करके जेल भेज के, तो उसको डांट फटकार लगा के ऐसा आप आगे ना करो, इस चीज के दिमाग में यहां पर कोट करती है। तो यहां पर मैंने आपको एक इंट्रोडक्टरी कहानी बताई और इस फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया कि प्रोबेशन क्या होता है, सर एडमोनिशन डांट फटकार लगाना, भर्त्सना क्या होता है, सर मैंने आपको बताया कि क्या क्या रिफॉर्मेटिव स्कूल्स होते हैं। सेक्शन 1 यहां पर यही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 में अगर मैं आपको बताऊं, तो यहां पर देखो, यहां पर सिर्फ 1 2 3 4 ही डेफिनेशन है। कोड पता है, सीआरपीसी से रिलेट कर रहे हो, बीएनएसएस जो अब है 401, ठीक है। दूसरा, यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन चारों में नहीं है। यह है प्रोबेशन ऑफिसर, तो वो ऑफिसर जो धारा 13 के तहत नियुक्त होता है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। और एक ये याद रखना है कि 2B में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन अभी पूछ लिया जाए कि कहां पर प्रोबेशन ऑफिसर, परिवीक्षा अधिकारी जो होता है, वो कहां पर डिफाइंड है, कहां परिभाषित है, तो 2B में है, ये भी आप याद रखना। बाकी आपको इसमें से कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। डी वाला याद रखना कि कोई भी शब्द जो इस अधिनियम में प्रयोग किए गए हैं, उनका शब्द का मतलब इस अधिनियम में नहीं बताया, तो आपको कौन कौन से अधिनियम देखने पड़ेंगे? तो एक यहां पर लिखा हुआ है सीआरपीसी, मतलब जो बीएनएसएस हो चुका है, वहां पर देखना पड़ेगा। कल का लेक्चर जो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, वो हम सेक्शन 3 से समझेंगे। पूरे एक्ट के अंदर सारी की सारी चीजें, सेक्शन 3 4 5 6 पूरा एक्ट जो है मैं आपको कल कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि मैंने आज आपको जो बताया वो इंट्रोडक्टरी और प्रोबेशन और एडमोनिशन की भी डेफिनेशन बहुत अच्छे से बता दी, जो इस अधिनियम और हमारे सीआरपीसी बीएनएसएस के अधिनियम से बताती है। ऐसे ही डेली लेक्चर लाइव में 9 बजे रोज आता हूं माइनर एक्ट के साथ। और चूंकि हमने आर्म्स एक्ट लास्ट टाइम कंप्लीट कर दिए थे, और लास्ट हमने माइनर एक्ट जो आर्म्स एक्ट निपटाया है उसका 3rd लेक्चर कंप्लीट कर दिया था, आज हमने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट किया है, कल हम फिर करने वाले हैं एक और प्रोबेशन एक्ट का सेकंड पार्ट। तो जुडिशरी गोल्ड आपके लिए ऐसे ही अपडेट, ऐसे माइनर एक्ट्स, जैसे आपने देखा होगा पूरा दिन हम एमपी एडीपीओ एस्पिरेंट्स के लिए पूरा दिन जो है वो देखे रखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो,
सुबह सुबह आपकी 8:30 बजे जीके जीएस की क्लास चलती है यूट्यूब पे। फिर 1:30 बजे मितुल मैम आपकी क्लास लेती हैं जो मेजर एक्ट्स के एमसीक्यू सॉल्व कराए जाते हैं। और रात के 9 बजे मैं माइनर एक्ट्स के लिए आपको यहाँ पर अवेलेबल रहता हूँ, जहां पर हमने 5 एक्ट जो है वो कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आप समझ रहे हैं एमपी एडीपीओ की बैचेस चल रही है, और 2 फरवरी से एक नई बैच स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर एक 12 जनवरी की बैच थी, वो तो चल ही रही है। एक 2 फरवरी की एक और बैच चल रही है, वो कॉम्प्रहेंसिव एडीपीओ बैच है, बाइलिंगुअल रहने वाली है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलने वाली है। 6:30 to 8:30 रहेगी, जीके जीएस यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, एमपी लोकल लॉस दिखाए जाएंगे, रेगुलर टेस्ट, आपके कोर्स की वैलिडिटी टिल एग्जाम नहीं, टिल इंटरव्यू, जब तक आपका प्री के बाद इंटरव्यू रहता है तब तक आप वो वीडियोस कितनी बार भी देख सकते हो, जो भी आपको लेक्चर 1 2 बार 3 बार देखना है। जीके जीएस एमपी की क्लास रहेगी, एमपी लोकल लॉस रहेंगे, 32 लॉ सब्जेक्ट्स आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। तो ऐसी कहानी के लिए जुड़े रहिए जुडिशरी गोल्ड में। फॉलो जुडिशरी गोल्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद। 30 मिनट का